जिस क्लास मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, उससे कुछ नुमाइकस हमने कर लिए थे। आज की क्लास जो है मैं वो टोटली जो है उस पर कर रहा हूँ एमसीक्यूज बेस्ड। आज हम लोग जो है वो एमसीक्यूज को करेंगे। थैंक यू। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा आप लोगों से, और हम जितने भी एमसीक्यू डिस्कस कर सकते हैं आज इंशाल्लाह करेंगे। आंसर मैं जिस चीज़ से पूछता जाऊँ मुझे बताता जाए। ये स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? सही है। तो हमारे पास बेटा जो पहला एमसीक्यू है चैप्टर 17 से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू की, हम इस तरह से क्लास लिया करेंगे। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास, द रिलेटिविस्टिक चेंज इन मास एंड लेंथ टाइम इन डेली लाइफ। सबको नजर आ रहा है मेरी स्क्रीन? सिर्फ 16 स्टूडेंट्स हैं आज। जी सर आ रहा है। ओके, तो मैं अब सवाल पूछूंगा तो आप लोग रीड करके बताइएगा मुझे। सही है? सबसे पहले मेरा सवाल है बेटा मनाहिल, बेटा एमसीक्यू नंबर 1 रीड करिए जरा। The relativistic change in mass, length, and time in daily life are not observed because प्रेमसी के वो ऑप्शन भी रीड करना है। हाँ बेटा, क्या आंसर होगा इसका? सर इसका रिलेटिविस्टिक, हाँ बोलिए। सर इसका आंसर द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द ठीक है, तो वेलोसिटी ये ऑफ। इसका बेटा आंसर है, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट्स की बहुत ही स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये मैकेनिज्म आम रोज़मर्रा लाइफ में हमें ऑब्जर्व नहीं होता। कि अगर वेलोसिटी आपके पास बहुत ही स्मॉल हो, वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू सी, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वहाँ पे फील नहीं होता। वहाँ पे लेंथ जो है वो एल नॉट दोनों बराबर आती हैं, रेस्ट मास और रिलेटिविस्टिक मास दोनों बराबर आते हैं, टाइम और रिलेटिविस्टिक टाइम दोनों आपस में बराबर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बात है। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? अच्छा जी, सेकेंड है एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेज द वेवलेंथ करस्पॉन्डेंट टू मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो वेवलेंथ जब भी हम जो है टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मेरे ख्याल से मैं जो माइक को है थोड़ा सा वैसे शेयरिंग पे कर लेता हूँ ताकि आप सबको फिर नहीं ऐसा नहीं आ जाए।
मुझे ज़रा बताइएगा कि आप लोगों को पूरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। जी सर आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं किसी एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगा, जैसे ही मैं एमसीक्यू पे आऊँगा तो फिर आपको ये स्क्रीन भी नज़र आएगा। सही बेटा। तो अभी हम बात करें एज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी राइज द वेवलेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा राइज करता था ब्लैक बॉडी में, एक ग्राफ ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ शिफ्ट होती है? वेवलेंथ टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, यहाँ पे जाती है। ये जो लैम्डा मैक्स आ रहा है ये कहाँ जा रहा है? वेवलेंथ कम होती जा रही है। इसकी वेवलेंथ यहाँ आई है, इसकी यहाँ आएगी, इसकी इधर आएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपके पास वेवलेंथ किधर शिफ्ट होती है? टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? शिफ्ट टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट में हमारे पास है इन कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटरिंग फोटोन हैज। कॉम्पटन इफेक्ट की ये बात कर रहे हैं कि स्कैटरिंग फोटोन में क्या क्या चीजें होंगी। तो कॉम्पटन इफेक्ट हमारे पास क्या होता था? कॉम्पटन इफेक्ट में बेटा हमारे पास एक फोटोन आता था, इंसिडेंट होता था मटेरियल के ऊपर, और फिर वो फोटोन स्कैटर्ड हो जाता था। अब ये फोटोन जो स्कैटर्ड होता है इसकी वेवलेंथ λ1 होती है, इसकी वेवलेंथ λ2 होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 होती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी होती है? f2 होती है। तो यहाँ पे बात होती है कि आने वाले की फ्रीक्वेंसी f1 ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी? ये वाली वेवलेंथ आप देख सकते हैं, ये वेवलेंथ बड़ी आ रही है एज कम्पेयर टू इंसिडेंट। तो वेवलेंथ 2 जो है वो ग्रेटर होती है, वेवलेंथ 1 कम आती है। λ1 स्मॉल होती है, λ2 बड़ी होती है। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या गिवन है। जी बेटा सुम्बुल, क्या आंसर होगा इसका? माइक ओपन करके बात कीजिए बेटा। सर सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन, तो पहला है कि ग्रेटर स्मॉलर फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। एंड ग्रेटर हाँ, वेवलेंथ। तो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी जो है इसकी, नहीं बेटा ये तो नहीं होगा। हाँ, स्मॉलर फ्रीक्वेंसी हाँ और ग्रेटर वेवलेंथ, सही सही ग्रेटर सही। वेवलेंथ होगा ना सर। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी क्या हो चुकी है? f2 जो है वो कम है, स्मॉल हो चुकी है, और वेवलेंथ क्या हो चुकी है उसकी? लार्ज हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सेकंड वन। तो सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। सही। फिर आते हैं 2002 पे प्री मेडिकल में आया था, द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्टॉप बाय हैवी मेटेलिक टारगेट इवैक्यूएट। ये थोड़ा सा एक्सरेस पर है, चैप्टर नंबर 19 में इसका जिक्र आना था, लेकिन यहाँ गलती से ये मुझसे पेस्ट हो गया है। इसका आंसर बहरहाल एक्सरे होता है। एक्सरे अभी हमने पढ़ा नहीं है, हम इसको आगे ही देखेंगे। चैप्टर नंबर 18 के एंड में दोबारा आएगा। अच्छा जी, फिफ्थ है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये मुझे बताएंगे कौन कौन स्टूडेंट्स हैं भाई? अनम अकील, अनम जरा इसका मुझे सवाल रीड करिए और मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 5। जी अनम, अनम मौजूद है नहीं है? माहिन आप अपना माहिन आप बताइए। एमसीक्यू नंबर 5, माइक ओपन कीजिए अपना, रीड करें सवाल को। बेटा मुझे रिप्लाई कीजिए, वरना फिर मैं क्लास से आप लोग को हटा दूंगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं बच्चों से पूछूं कुछ और वो बच्चे बिल्कुल गूंगे बन जाएं। ये है सवाल।
MCQ number 5. The maximum kinetic energy of photoelectric electron emitted from a metal depends upon. जी क्या कह रहे हैं सवाल में, किस टॉपिक का सवाल है पहले तो ये बताइए। जी माहीन, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की इमिटेड फ्रॉम अ मेटल्स किस पे डिपेंड करती है? किसी भी मटेरियल में से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, एक लाइट आई आपके पास रेड, एक लाइट आई ब्लू, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो रेड लाइट जो इलेक्ट्रॉन निकालेगी वो स्लो मूव करेगा, और ब्लू लाइट से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तेज मूव करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किससे आ रहा है? फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से आ रहा है, ओके। कि जैसे जैसे आपको जो फोटो इलेक्ट्रिक का टॉपिक भी आपको पढ़ाया गया था, वहाँ पे मैंने बताई थी कि जैसे आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के निकलने की, इलेक्ट्रॉन की अमाउंट तो वही रहेगी निकलने की, कितने फोटोन आए, लेकिन जो उनकी ताकत है, एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। ब्लू लाइट से ज़्यादा फास्ट निकलेंगे और उससे रेड लाइट से थोड़ा सा स्लो मूव कर रहे होंगे। नेक्स्ट है, अ कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स। जी माहीन ये बताइए क्या आंसर होगा इसका? अनावकील आप बताएं इसको। अनम सवाल रीड करिए। अनम ने खुद ही मीटिंग छोड़ दी, चले इससे पहले मैं डिलीट करता हूँ, उन्होंने खुद ही छोड़ दी। अब्दुल कयूम रीड करो बेटा इसको, क्या जवाब होगा इसका? कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ऑन फोटॉन्स, किस पे डिपेंड करता है कॉम्पटन शिफ्ट? अब्दुल कयूम मौजूद हैं क्लास में, नहीं है? खदीजा आप बताइए। सर स्क्रीन शेयर कर दिया। जी, कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। कॉम्पटन शिफ्ट की मतलब कॉम्पटन इफेक्ट की क्वेश्चन क्या है, मुझे आप बता सकती हैं क्या फॉर्मूला है उसका? कुछ था ना डेल्टा लैम्डा करके। शहजादी आप बताइए। जी शहजादी, शहजादी मरियम। H upon lambda. H अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला है। इसमें इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन वेवलेंथ, जिसका ये पूछ रहे हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट, इसी को कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं। डिपेंड्स ओनली ऑन फोटॉन्स, किस पे?
ठीक है, तो यहाँ पे ये फोटोन आता था, स्कैटर्ड हो जाता था, और ये उसका कुछ स्कैटर्ड एंगल होता था इधर। तो बेटा सवाल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास ये वेवलेंथ को हम कह रहे हैं शिफ्ट, तो ये शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? एच अपॉन एम नॉट सी, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, ये सब क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट। लेकिन ये थीटा जो है एंगल, इसको हम स्कैटरिंग एंगल कहते हैं। तो ये स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक फोटोन इधर स्कैटर्ड हो रहा है उसका अलग होगा, एक इधर हो रहा है उसका एंगल अलग आएगा। तो कॉम्पटेंट शिफ्ट की इक्वेशन जो है, कॉम्पटेंट शिफ्ट इन वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास? यहाँ पर थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? स्कैटरिंग एंगल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। मैक्स प्लांक इज वेल नोन बिकॉज ऑफ हिज एनर्जी क्वांटाइजेशन। मैक्स प्लांक को जो है वो किस पे माना जाता था कि वो वेल नोन माने जाते थे? उनका क्या उन्होंने खास बात कही थी? एनर्जी कंजर्वेशन की। वेव पार्टिकल डुअलिटी तो उन्होंने नहीं कहा था, वो तो आइंस्टाइन के बाद आगे जाके बयान किया गया था। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये एनर्जी क्वांटाइजेशन इसका आंसर है। कैसे, इसको देख लीजिए। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन मैक्स प्लांक ने कहा था कि एनर्जी ऑफ क्वांटम, फोटोन नहीं कहा था उन्होंने, क्वांटा कहा था कि एनर्जी ऑफ क्वांटा जो है या तो वो HF होगी, या फिर वो 2HF होगी, या वो 3HF होगी, या वो 4HF होगी। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल, इस वर्ड को यूं लिखते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ HF। इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, सो ऑन। और ये अमाउंट कहलाती है क्वांटाइज, यानी कि एक फोटोन की एनर्जी या तो ये होगी, या फिर 2HF होगी, या 3HF होगी, या 4 होगी। क्वांटाइज कहते हैं इसको, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट या क्वांटाइजेशन। इस वर्ड के लिए हम क्वांटाइज का वर्ड यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि 1 के बाद जो है वो 2 ही आएगा, 1 के बाद 1.1 नहीं आ सकता। अगर 1 के बाद, अगर मैं आपसे कहूं, दो तरीके होते हैं बेटा नंबर्स को जानने के, एक होते हैं डिस्क्रीट, ठीक है, और एक होते हैं कंटिन्यूस। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 और 3 के दरमियान कितने डिस्क्रीट नंबर आ रहे हैं, और अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि 1 और 3 के दरमियान कितने डिस्क्रीट नंबर आ रहे हैं, तो 1 और 3 के दरमियान डिस्क्रीट में हम कहेंगे कि 1 के बाद सिर्फ 2 आ सकता है, 2 इज द आंसर, एक नंबर आ रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं कंटिन्यूस में, आंसर होगा इनफाइनाइट। यानी कि 1 के बाद बेटा 1 के बाद जो है वो 1.1 भी आएगा, 1.11 भी आएगा, 1.1111 भी आएगा। इसी तरीके से 2 की सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर 3 की सीरीज शुरू हो जाएगी। तो इनफाइनाइट नंबर है। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो लाइट या फोटोन जो यहाँ पे एमिट होता है वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास? डिस्क्रीट पैकेट फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसका आंसर बेटा क्या होगा हमारे पास? एनर्जी क्वांटाइजेशन। एनर्जी जो है वो फोटोन की क्वांटाइज्ड है। हाँ भाई खदीजा, इसका तो ये तो आसान है, इसका तो जवाब बताएं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड इनर्शियल। जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहेंगे हम? क्या जवाब होगा उसका? जी, खदीजा क्या हुआ, मौजूद हैं आप? चली गई? ये बात समझ में आ गई एनर्जी क्वांटाइजेशन की मनाहिल? जी सर, आ गई है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट सवाल जो पूछा है
इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल इनर्शियल, किसको कहेंगे इनर्शियल फ्रेम बना है? अगर moving वो with फ्रेम, uniform velocity. ठीक है, या तो वो रोटेटरी हो, एक्सेलरेटेड हो, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इनर्शियल फ्रेम में अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे यानी एक्सेलरेशन 0 हो तो वो इनर्शियल कहलाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अलिशबा आप बताइए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कौन सी इक्वेशन यहाँ पर वैलिड है? सेकंड ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट है हमारे पास के पोजीशन टाइम पे तो कोई फॉर्मूला नहीं था। सेकंड है पोजीशन एंड मोमेंटम इज इक्वल टू एच कट, हाँ ये ठीक है। ऑप्शन आगे देखते हैं, एनर्जी एंड मोमेंटम का कोई फॉर्मूला नहीं है, डिस्टेंस और एनर्जी का भी कोई फॉर्मूला नहीं, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अच्छा जी, ये है जरा लेंदी, ये मुश्किल है तो मैं ये सुम्बुल आप बताएं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इनमें से कौन सी है? यहाँ 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं, कौन सा आंसर सही है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? एक रफ कॉपी लेके बैठ जाएं आप लोग ताकि चीजें भी साथ साथ करते जाएं। 4 फॉर्मूले आ रहे हैं यहाँ पर। जी सर कर रही हूँ, 1 मिनट। हाँ बेटा कर लें आराम से, आप लोग भी करें, मनाहिल आप भी करिए। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी को जो है वो न्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? न्यू। जैसे पढ़ते ना आप म्यू, इसको म्यू कहते हैं, म्याऊ नहीं कहते, म्यू कहते हैं। इसी तरीके से ये होता है हमारे पास न्यू, तो फ्रीक्वेंसी को न्यू की फॉर्म में लिख लेगा, इन्होंने न्यू लिखा हुआ है ऐसे, एच न्यू। हाँ भाई, मैं इसको एफ की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एच एफ प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड है वी नॉट ई हाँ भाई, किसी का जवाब आया? राहुल फोर्थ वन, राहुल कह रहे हैं फोर्थ है। राहुल तुमने आज लगता है समोसे नहीं खाए। सेकंड, थर्ड, सर एक ही सेकंड रह है। गया, एक ही रह सेकंड गया। है कौन कह रहे हैं सेकंड है? सर, सेकंड लग रहा है। सेकंड लग रहा है, सुम्बुल कह रही है। जी हाँ सेकंड ही आंसर है। मोहनलाल फर्स्ट कह रहे हैं, तो सबने फोर्थ, सेकंड, थर्ड, वन सारे हो गए ऑप्शन माशाल्लाह से। अब इसको मैं बता रहा हूँ कि सेकंड क्यों है, इसको देखिए। देखिए भाई, पहले वाले पे ऑप्शन पे आते हैं, ये पहला ऑप्शन था, आइंस्टाइन इक्वेशन पूछी इन्होंने। तो आइंस्टाइन इक्वेशन ये हमारे पास कि एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी वी नॉट ई में ओपन होती है या हाफ एम वी स्क्वायर में ओपन होती है। लेकिन इस ऑप्शन में इन्होंने वी नॉट ई भी लिख दिया है और हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख दिया है, यानी वर्क फंक्शन की कोई वैल्यू लिखी नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। इस वाले पर आते हैं, इसमें एम इंटू सी स्क्वायर आ रहा है बेटा, एम इंटू सी स्क्वायर किसी इक्वेशन में नहीं आता फोटो इलेक्ट्रिक की, ये भी गलत हो गया। अब बचते हैं ये और ये, इसमें से जो है सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। सेकंड वाले ऑप्शन में क्या किया इन्होंने, एच एफ रखी है एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे फोटोन की एनर्जी को एच एफ रख दें, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात की है, वर्क फंक्शन को एच एफ नॉट रख दिया है, एच एफ नॉट रख दिया, ओके। काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट रखा है, सही है। फिर क्या किया है, वर्क फंक्शन को वहां भेज दिया है, तो एच एफ माइनस एच एफ नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट, तो ये 100% इससे क्या हो गई, मैच हो गई, यानी कि ये आंसर है। आगे आते हैं वेवलेंथ वाली में क्या कमी रहेगी, वेवलेंथ का आंसर क्यों नहीं बन पाया, वेवलेंथ को भी देख लेते हैं। इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, तो वेवलेंथ आपको पता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो c इज इक्वल टू एफ लैम्डा हो जाएगा।
फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई सी ओवर लैम्डा के, रख दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ई वी नॉट पहले लिख दिया मैंने, अब मैं रख रहा हूँ एच, एफ की जगह आ गया सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, एच और सी कॉमन आ गया, तो 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट ई इंटू वी नॉट। तो ये होता फॉर्मूला इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, लेकिन यहाँ पर किसकी कमी है, यहाँ सी गायब है। अगर यहाँ सी लगा हुआ होता तो ये भी आंसर हो जाता इसका, लेकिन एमसीक्यूज है तो एक ही आंसर हो सकता है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, दिस वन इज द राइट आंसर। सही है, कोई मसला किसी को? हाँ भाई मोहन और राहुल, फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं है, समझ आ गया? सही है बेटा, आगे बढ़ते हैं। The absorption of incident radiation by a perfect black body, अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी तो हम ऐसा मानते हैं कि वो 100% लाइट को क्या कर लेती है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा जी, पेयर प्रोडक्शन इज ओनली पॉसिबल व्हेन इंसिडेंट फोटोन हैज अ वेवलेंथ इन ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट -10। ये थोड़ा सा नया है, इसको जरा याद कर लीजिएगा आप लोग, ये कभी नहीं आया, वेवलेंथ का पूछ लिया इन लोगों ने इस मरतबा। निकाल के देखें वेवलेंथ कैसे निकाली होगी उन्होंने, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं है इसका आंसर यही है नहीं है, निकाल लेते हैं। चले, क्या कहते हैं, एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 2m0c² के बराबर होनी चाहिए ना, निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर जरा बताइएगा आप लोग, देखते हैं क्या आती है वेवलेंथ। अच्छा सवाल है, डायरेक्ट मत करें तो क्या मत मारें, सोल्यूशन कर लेते हैं। तो पेयर प्रोडक्शन में वेवलेंथ जो आती है इंसिडेंट फोटोन की, तो पेयर प्रोडक्शन की बेटा कंडीशन क्या थी कि एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट बी ग्रेटर देन 2m0c², जिसको हम लिख देते हैं 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्यूशन पे आते हैं, तो फॉर वेवलेंथ एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी ओवर वेवलेंथ होता है, लेकिन ये होता है जूल में, यहाँ पे किसमें दी हुई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा इस फॉर्मूले को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, एच सी ओवर वेवलेंथ आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए ई से डिवाइड किया, मेगा के लिए 10 की पावर 6 से डिवाइड किया, तो मेरा आंसर ये फॉर्मूला बन गया किसके लिए, एनर्जी इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से वेवलेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, एच सी ओवर एनर्जी ई मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अच्छा जी बताइए बेटा, वैल्यूज रख देते हैं, 6.63 एक्सपोनेंट -34, 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय एनर्जी कितनी है 1.02 मल्टीप्लाई बाय चार्ज आ गया 1.6 एक्सपोनेंट -19 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। बताइए क्या आ रही है वेवलेंथ, मैंने बहुत नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। यस बेटा, किसी ने निकाला आंसर? (1.21 exponent -14) -14 आ रहा है, यानी कि -14 आंसर है सर इसका। -12 आ रहा है। बेटा तय कर लें क्या आ रहा है, -14 आ रहा है। मेरा तो -14 आ रहा है। अगर -14 आ रहा है तो फिर -14 आंसर होगा इसका, -10 नहीं होगा। देख लें दोबारा एक बार और करके, क्योंकि एमसीक्यू डिफिकल्ट है, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है इसका। और अगर अब आपके एमसीक्यूज बेस्ड ही हुए तो उसमें एमसीक्यूज का डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई होगा, तो ये सोच के देख लीजिए। सर -12, सर -12 आ रहा है, -12 आ रहा है, एक्सपोनेंट जी। और -12 तो ऑप्शन में है ही नहीं, फिर इसका आंसर मुझे बुक जी में सर, से मेरा देखना भी पड़ेगा। -12 आ रहा है। -12 आ रहा है, फिर हम बस ना तुक्का लगा
लगा लेंगे कि 12 के आसपास 14 आता है, मैं समस्या को कर दी। नहीं बेटा 14 तो बहुत छोटी हो जाएगी, इसकी ताकत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ जितनी छोटी उतनी ताकत बहुत ज़्यादा, तो फिर एक्सपोनेंट -10 पे ही रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम देखें जब भी कोई वैल्यू ज़्यादा आती है हम तो ज़्यादा पे नहीं जाते, हम करीब तक चला, अगर 11 होता तो हम 11 को अप्रोच कर लेते, लेकिन 11 नहीं है, 10 है और 14 है। आई थिंक इसका सोल्यूशन या तो मे बी या तो शायद मिसप्रिंटिंग हो गई हो या कोई कमी हो। इन्होंने कहा था एनर्जी या तो इतनी हो या इससे ज़्यादा हो, तो वेवलेंथ मस्ट बी ग्रेटर, एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तो इसका मतलब वेवलेंथ और छोटी होनी चाहिए। हाँ तो ये -14 पे ही जाएगी बात। समझ में आई बात? मैंने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पे कि देखें एनर्जी जो है, आप कह रहे हैं -12 आ रहा है, तो -12 तकरीबन मिनिमम लिमिट है। -12 की वेवलेंथ अगर आएगी, बात को समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी एनर्जी जो है ये वो आ रही है कि इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाएगा। अगर मैं एनर्जी की बात करूं, जैसे अगर वर्क फंक्शन मुझे चाहिए था 10 जूल और मेरी एनर्जी आ रही है कितनी, 12 जूल आ रही है मिसाल के तौर पर, तो ये ग्रेटर है, यहाँ पर वो प्रोडक्शन का इफेक्ट हो सकता था, लेकिन ये इसकी मिनिमम लिमिट है, मैं इससे कम पे नहीं जा सकता। अगर इसकी वेवलेंथ मैंने मतलब -10 कर दी, -10 एक जो है वो कम वैल्यू है, -14 जो है वो एक बड़ी वैल्यू, जितनी ज़्यादा हम इसको कम करेंगे उस पर आंसर हमें मिल जाएगा, तो इसका आंसर फिर -14 ही होगा। सही है, क्योंकि -14 पे एनर्जी इस वैल्यू से 1.02 से और ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अगर -10 पे जाएंगे तो एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो जाएगी, फिर प्रोडक्शन का इफेक्ट नहीं हो पाएगा, तो इसका आंसर माइनस हमारे पास 14 ही होगा, ये नहीं हो सकता। अच्छा सवाल है, ये कंफ्यूजिंग, मैं भी कंफ्यूज हो गया था क्योंकि मैंने भी इस पर काफ़ी टाइम से एमसीक्यू को देखा नहीं, नो कलर। हट जाओ भाई। सही है क्लास, तो इसका आंसर -14 ही मानेंगे हम। द रिवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन इज नोन एज, रिवर्स प्रोसेस जो होता है पेयर प्रोडक्शन का क्या कहते हैं उसको हम, एनाहिलेशन। किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की होती है ना? नहीं सर, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन और की, सही है। तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन का मोमेंटम के फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास, कोई बताएगा मुझे? राहुल। राहुल, हेलो सर। यस सर। अरे हो तुम मौजूद, कैसे हो, ठीक ठाक हो? नाश्ता क्या किया आज? सर नहीं किया अभी तक, बन रहा है, करूँगा थोड़ी नहीं देर। क्या बन रहा है? अच्छा समोसे खा रहे हो, तो ठीक है, बताओ बेटा इसका आंसर क्या है? सर इसका सेकंड ऑप्शन है। h/λ, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ कि इन अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं आप लोग को ये। तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, h/λ है, और अगर हम वेवलेंथ की वैल्यू रख दें कि c = f लैम्डा होता है, तो लैम्डा बराबर हो गया c/f के, तो h/λ की जगह क्या आ गया, c/f, फिर f ऊपर चला जाएगा तो hf/c। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन का ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। सही है भाई, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अरे ये बड़ा खतरनाक है, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा अभी। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉजिंग, ये एक मरतबा ही आया 2003 में, पता नहीं किसने बना दिया था, ये बड़ा खतरनाक सवाल है, अगर मैं भी कराने बैठा मुझे खुद इसका भी सोल्यूशन जहन में नहीं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कॉजिंग फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन इज डबल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी। अगर फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा बेटा, ठीक है? इसका सोल्यूशन अभी मेरे हाल में जहन में नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट इसका है, आधे पेज से ऊपर का सोल्यूशन है इसका। इसका आंसर ये होता है इंक्रीज बाय दिस, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बता दूंगा।
सो MCQ नंबर 16 है, द वेन्स लॉ इज गिवन एज, वेन्स लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या था हमारे पास कि लैम्डा मैक्स टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट सिग्मा टेम्परेचर, लैम्डा अंडर रूट टेम्परेचर, वेवलेंथ टेम्परेचर पावर 4। क्या आंसर है इसका? अनस क्या आंसर है बेटा इसका? इसका आंसर बेटा क्या है इस MCQ का? अनस आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर। इस पे काफी आप लोगों ने 2-3 न्यूमेरिकल भी किए ब्लैक बॉडी में। अच्छा जी, हाँ, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम मेटल्स किस पे डिपेंड करते हैं? फ्रीक्वेंसी पर, वेवलेंथ पर, कलर इंटेंसिटी पर, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर? मनाहिल क्या आंसर होगा इसका? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ना सर, अभी तो किया हमने। नहीं बेटा, वो काइनेटिक एनर्जी था। गौर से देखें बेटा, यहाँ पे कह रहे हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, वहां पे कह रहे थे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों बातों में बहुत बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अगर वो कहें काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन किससे रिलेट करेगी? डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी से करती है। और अगर वो कहें नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी कि इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे है? करंट से या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से? ठीक है, या लाइट की हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी या एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट बढ़ा दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया की बात है। इन तीनों बातों का ताल्लुक किससे है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक के सबसे ज़्यादा घुमाने वाले MCQs होते हैं एग्जाम में, बच्चे इसमें घूम जाते हैं। इन पेयर प्रोडक्शन वी नीड फोटॉन्स ऑफ एटलीस्ट दिस एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात सही है, ट्रू है। अच्छा, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम वाज प्रपोज्ड बाय प्लांक्स। कितना था एनर्जी जो है वो हर क्वांटम की, माइन्यूट पार्टिकल की, एटॉमिक ऑसिलेटर की, ब्लैक बॉडी से निकलने वाले, मतलब ब्लैक बॉडी में वाइब्रेट करने वाले एटम्स की, E इज इक्वल टू HF। The disintegration of a photon into electron and positron near a heavy nucleus। एक फोटोन का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, क्या कहलाता है प्रोसेस? बीटा डीके, अल्फा डीके, पेयर प्रोडक्शन या एनिहिलेशन? यस, मोहन लाल। सोहन लाल आप बताएं। पेयर प्रोडक्शन। मोहन आपका जो है वो माइक नहीं चल रहा। सर पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, अच्छी बात है। ठीक है भाई, इसका आंसर है हमारे पास पेयर प्रोडक्शन। द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेटा किसी जमाने में हमने 20-25 साल पहले ही आता था MCQ के 1836। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो होता है, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आप रेशियो लें, इनकी वैल्यूज रखें, तो इसका आंसर 1836 आता है। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1836 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके बेचारा वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर आता है। चाहे तो करके देख लीजिएगा, वैल्यूज तो आपको पता ही है। सही है। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, एक एटॉमिक मास यूनिट जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये MCQ भी जो है चैप्टर नंबर 19 में दोबारा आएगा। सही है, वहां पे इसको मैं आपको बता दूंगा। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अच्छा जी, 23 पे आते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू वर्क फंक्शन। वो फ्रीक्वेंसी जो वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है उसको क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सर। ठीक है, थ्रेशोल्ड। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कोई टॉपिक नहीं था हमारे कोर्स में। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो वहां पर आता है जब हार्मोनिक ऑसिलेटर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर स्टैंडिंग वेव्स आप पढ़ रहे होते हैं।
ये पाइप में जो है वो साउंड वेव्स नोट्स एंटी नोट्स बन रही होती हैं। वर्किंग फ्रीक्वेंसी भी कोई नहीं था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द आंसर। अच्छा जी, द रेडिएशंस फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड्स ऑन, ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? मटेरियल ऑफ अ बॉडी, साइज ऑफ अ बॉडी, शेप ऑफ अ बॉडी, ओनली टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, इलास्टिक कोलिजन हुआ है अगर फोटोन और इलेक्ट्रॉन में, तो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इंक्रीज्ड, wavelength of photon increased, energy of photon increased, और एक्सरे आर प्रोड्यूस। हाँ भाई, क्या जवाब होगा इसका? बेटा इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी बढ़ेगी नहीं, यानी ये वाला जवाब तो हो नहीं सकता, ये तो कट हो गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन भी नहीं बढ़ सकती वन एनर्जी बढ़ जाएगी। वेवलेंथ वाला हो सकता है, यानी कि कुछ एनर्जी का टुकड़ा जो है वो, क्योंकि आफ्टर कोलिजन एनर्जी हमेशा डिक्रीज ही होती है, बढ़ती तो नहीं है। अगर बराबर भी रहती तो किसी और फॉर्म में डिवाइड हो जाती है, ऐसी बात है। जब इसे टकराई होगी तो कुछ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई होगी, तो वेवलेंथ ऑफ फोटोन बढ़ जाएगी तो उसकी एनर्जी खुद ब खुद कम हो जाएगी। तो ये जवाब हो सकता है। और एक्सरे आर प्रोड्यूस, नहीं, एक्सरे तो यहाँ प्रोड्यूस नहीं होंगे। एक्सरे तो जब होते हैं जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से ही टकराता है जाके, तो वहाँ पे एक्सरेज निकलती हैं। थोड़ा सा ये भी डिफिकल्ट था, न्यूमेरिकल कंफ्यूजिंग था। अच्छा जी, द फॉर्मूला फॉर द मोमेंटम ऑफ फोटोन ये कर चुके हैं। एच ओवर लैम्डा होता है इमिसिव पावर फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी के जो हमने लॉस पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि इमिसिव पावर जो है वो टेम्परेचर की 4th पावर लॉ एक पढ़ा था। इंटेंसिटी जो है वो टेम्परेचर की 4th पावर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, जिसको हम स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ भी कहते हैं। सही है बेटा? अच्छा जी, टाइम हो गया क्या? जी सर, हो गया। 9:50 पे है ना? नहीं, या 9:45 पे होती है सर। 9:45 पे? चलें ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मैं रिकॉर्डिंग जल्दी से आप लोग प्रेजेंट लगा दें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा। ना टिक्का खाइए। ये अदनान कॉल, पता नहीं क्यों कॉल कर रहा था।